नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। दोस्तों, आज फोर्थ व्यू में मौजू यकीनी तौर पर यही रहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो ऐलान किया है वो देश के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है और तमाम देश के नागरिकों को इसकी बधाई देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, दोबारा से ओपन करने के लिए 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज, ऐतिहासिक पैकेज दिया है। और इस पैकेज पर चर्चा करने के लिए हम लोग चलते हैं प्रमोद पावा साहब के पास में, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है और उनकी बातों का क्या अर्थ निकलता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पावा साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। पावा साहब, तो जो अभी आपने तमाम निर्मला जी की बातें सुनी और उनकी तमाम घोषणाएं सुनी जी हैं, ऐसी घोषणाओं को जी लेकर आप हाँ, जी मैं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देख रहा था, उसी में था। तो कुल मिला के मुझे यही एहसास लगा कि जैसे एक चुनावी भाषण हो गया हो दोबारा से, या जनता की आंखें धोने के लिए कुछ किया गया हो, क्योंकि और भी जो साथी पत्रकार थे जी उन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए जनता की तरफ से, जो उनको जनता के बीच में जाने से सुनने को मिलते हैं। क्योंकि मैं खुद बेसिक रूप से कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और इकोनॉमिक्स की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जी इतनी जानकारी तो जरूर है कि किसको कहां धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने भाषण की शुरुआत उन सब कामों से की जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। जैसे हाँ। किसानों को इन्होंने पैसा दिया, उस किसानों को पैसा देने की बात तो प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषण में कर चुके थे। वो दो नहीं नहीं 2,000 रुपए नहीं नहीं, महीना उनको दे पावा रहे थे। साहब, बात सुनिए। देखिए बात सुनिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ में ये कहा है कि जो पहले काम किया जा चुका है वो, और जो नया पैकेज दे रहे हैं वो, इन दोनों को मिलाकर ही कहा, तो इसमें धोखाधड़ी जैसी तो कोई बात है ही नहीं। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। जी तो फिर आप 20 लाख करोड़ क्यों कहते हो? फिर आप सीधा सीधा कहो कि हम 4 लाख करोड़ ही दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ा गुनाह तो झूठ बोलना है। आप कम से कम अपनी जनता के साथ तो झूठ ना बोले। तो वो ये तो 20 लाख करोड़ की तो बात वहीं खत्म हो जाती है जहां उन्होंने अगले ही सेंटेंस में ये कहा था कि हम पहले दी हुई छूट को भी बीच में मिलाएंगे। और जी उस छूट में वो किसानों का भी पैसा है, बाकी सब उनके पैसे हैं। अच्छा, कुल मिलाकर दूसरा उन्होंने साथ में जोड़ा है, अभी जैसे सीतारमन जी बता रही थी कि 3 महीने की छूट दी गई है जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। जी या मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि जी 3 महीने की छूट नहीं दी गई है, 3 महीने डिले कर दिया गया है, लेकिन इस 3 महीने का भी ब्याज देना पड़ेगा। देखिए, ये पहली उस बात तो ये ब्याज झूठ में इसलिए भी है, सुनिए कि आपने सिर्फ अपना चुनावी भाषण दे दिया और आपने गाइडलाइन जारी किसे की हमको पता नहीं है। मेरे बच्चे की भी एक स्कूटी की किस्त जाती है, गाड़ी की किस्त जाती है, लगातार वो गाड़ी की किस्त को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चेक पुटअप हो रहे हैं, लोग अपनी किस्त वसूल रहे हैं। ये अफसाने हैं, पता नहीं किसके माफ किए होंगे और किन की छूट दी जा रही होगी, वो हमको नहीं जानते। आम जनता इसमें शामिल नहीं है, मैं गवाह हूं। नहीं, उसमें अगर आप उसमें बैंक को रिक्वेस्ट करें तो बैंक आपकी 3 महीने की किस्त को भी मूलधन में जोड़ देगा, जिससे अगर आज आपने 1 लाख रुपया देना है और आप 10,000 रुपए उसकी किस्त दे रहे हैं बैंक जो है तो मेरे से इजाजत लिए बगैर, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे सलाह किए बगैर अपने चेक पुटअप कर रहा है। हाँ, वो तो करेगा, लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चेक पुटअप ना करे तो वो आपका ट्रैक देखते हुए वो 3 महीने की किस्तें आपके मूलधन में जोड़ सकता है। तो ये नई बात नहीं है, 3 महीने की किस्त आप वैसे भी रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें उसमें प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आपने आपके बैंक के साथ अगर अच्छे रिलेशन है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक आपके मूलधन को आगे वैसे भी बढ़ा देता है। 3 महीने बाद भी लोग किस्त जमा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो फिर उसमें उसमें क्या योजना का लाभ हुआ? अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि वित्त मंत्रालय का या जी वित्त मंत्राणी जी का बार बार डेमोग्राफी से क्या मतलब है? इन्होंने भी आज दोहराया, एक बार दो बार,
कि डेमोग्राफी है हमारी इंडिया की। नहीं नहीं, ये सिर्फ डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी नहीं है पापा साहब, इस शब्द को पूरा बोलिए, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये जनता को अभी तक नहीं समझाया गया है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पर पैसा खर्च किया जाएगा तो क्या डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने पर खर्च किया जाएगा? डेमोग्राफी में जो है कुछ कम करने के लिए लोग ये पैसा खर्च किया जाएगा, या डेमोग्राफी को कुछ और आगे बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा? शायद इस शब्द के पीछे कोई लंबी कहानी तो जरूर है, क्योंकि इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। ये रहस्यवाद है, और इस रहस्य का खुलासा आप जैसा आदमी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेमोग्राफी को बार बार कहना किसी बहुत बड़े संकेत की तरफ या किसी बहुत बड़ा कोई इशारा नजर आता है मुझे, तो कोई सामान्य बात नहीं नजर आती। मेरी दुकान है कपड़े की, मैं बाजार में बैठा हूं, मेरे पास ग्राहक आता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उससे मेरी दुकान की बिक्री का क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। ये सरकार का क्या असर पड़ता है? सरकार ये सोच के तो मुझे लोन नहीं देती ना कि मेरे पास हिंदू ग्राहक ज्यादा आता है, मुस्लिम ग्राहक ज्यादा आता है, या सिख ग्राहक ज्यादा आता है, या ईसाई ज्यादा आता है। इसका मतलब कुछ और सोच रहे हैं, बताया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जाएगा। देखिए पावा साहब, अब अगर हम प्रधानमंत्री जी के भाषण पे जाते हैं और निर्मला सीतारमण जी के भाषण पे आते हैं, तो हमें एक बात बहुत साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देती है। वो बात ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी देश को आत्मनिर्भर बनना है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो ये आत्मनिर्भरता हम उद्योग पर लाना चाहते हैं। लघु और कुटीर उद्योग की बात करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग का भी पैमाना बदल दिया गया है। ये 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच या 2 करोड़ के बीच में जो है इसकी जो बेसिकली उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। बहरहाल इसके पीछे किन किन लोगों को लाभ होगा, हालांकि मैं बिल्कुल वेलकम करता हूं इस बात का कि लघु उद्योग होने चाहिए। गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 2-4 गांव के बीच में एक बाजार मंडी नुमा होना चाहिए, जिसकी कंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री को इस 20 लाख करोड़ में तुरंत शुरू करवानी चाहिए। अगर हर 10-20 गांव के बीच में एक मंडी का निर्माण होगा तो वहां के मजदूरों को काम मिलेगा, वहां की लेबर को काम मिलेगा। फिर वो बन के निर्माण हो जाएगा तो किसानों को और दुकानदारों को और लोकल जो प्रोडक्शन होती है, जिसमें हम आत्मनिर्भरता जो है जिसे कहते हैं, उस आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। एक तरफ मॉल कल्चर है, दूसरी तरफ गांव के बीच में जो है एक सेंट्रल मार्केट 10-20 गांव की बनाकर, यानी उसको जमीनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है उससे शुरुआत होगी आपकी अर्थव्यवस्था की। अगर ओपनिंग की आप बात करेंगे, अगर ऐसा कुछ ऐलान हो तो देश का जरूर भला होगा और आगे बढ़ेगा। और अगर इसमें कोई चतुराई की जाए तो वो अलग बात है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक बग्घी में या एक तांगे में दोनों तरफ घोड़े जोड़ दिए गए और दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो? 1990 के बाद, हाँ 1990 के बाद एक ग्लोबल विलेज बन गया। आज अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप अपने भरोसे पर रह सकते हैं तो ये असंभव है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो मिसेस गांधी ने कभी 1974 में से पहले दिया था। वो उस वक्त की जरूरत थी और हमने तब वो संभव कर लिया था। नहीं, उस संभवता की देखिए मैं उसका गवाह हूं, मैं उसमें शामिल रहा हूं। पावा साहब, आपको एक चीज बता दूं कि जब ये 1977 के बाद एक इंदिरा जी ने जब डेवलपमेंट शुरू किया तो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाए। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसमें यूपीएफसी, पिकअप, इस तरह की चीजों को बनाया गया और ये जो कोलेटरल फ्री जो लोन थे वो दिए गए। उद्योग धड़ाधड़ उद्योग लगे, तभी आपका कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सब उसी की पैदावार है। ये सब उसी जो रिजल्ट था, ये उसी दौरान जो है सब डेवलप हुआ। और डेवलप होने के बाद जो है देश में अपनी हमें वो वक्त याद है 1984 तक भारत में कोई भी चीज विदेश से कम लाई जाती थी, हालांकि उस पर हैवी ड्यूटी होती थी। और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट बनते थे हम उस पर निर्भर थे। मगर 1984 के बाद दुनिया के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए मार्केट खोली गई। उसके बाद दुनिया की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ गई। अब हम पूरी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं हमारे कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो चीज बना
बनाते हैं, वो जो हमें कॉस्ट करती है, और जो बाजार में मशीनों के हैवी प्लांट जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में प्लांट लगे हुए हैं चाइना जैसे देशों में, और वो एक प्रिंटिंग का बटन दबाते हैं तो इतनी हैवी प्रोडक्शन होती है कि हम उसको कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। बाजार धराशायी, यानी जो हम लोकल प्रोडक्शन करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और फिनिशिंग के साथ हम उसको मैच नहीं कर पाते हैं। इसलिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग भारतीय तौर पर नहीं पनप पाया। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं मेरी नजर में पावा साहब, कि अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो आप चाइना के साथ या दूसरे ऐसे देशों के साथ जहां आप इंपोर्ट करते हैं उन इंपोर्ट पर आप जो है पूर्णतः बैन लगा दें। तो ऐसे पर आप क्या करेंगे? क्या अमेरिका से जो कंप्यूटर के पार्ट्स आप मंगाते हैं उन्हें बैन कर देंगे? जो चाइना से कंप्यूटर के पार्ट आते हैं आप उनको बैन कर देंगे? भारत में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो जो जिस चीज को आप डिजिटलाइज कहते हैं, सुनिएगा, जिस चीज को आप डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं, हाई तकनीक कह रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप बताएंगे कि भारत में ऐसी कितनी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो बनाती हैं, उनको जीरो से बनाना शुरू करती है। असेंबल करने वाले बहुत हैं, जीरो से बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं। और जब आप वो डिजिटल सपने की बात करते हैं तो आप विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कैसे आप पॉसिबल कर सकते हैं? ये तो मैं एक बात कर रहा हूं। नहीं, आप एक चीज देखें ना, ये प्रोसेसर तो बहुत बड़ी बात है, हम आज तक अपने लिए सिम नहीं बना सके, जबकि उसका सिलिकॉन इंडिया से जाता है। तो अगर हम एक मोबाइल का सिम ही नहीं बना सके, और जहां तक बात है आत्मनिर्भर होने की, अपने आप को लिमिटेशंस में लेने की, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि गांव में एक आदमी ने कपड़ा बुना, एक ने जली इमरती तली, उसने उसको बेच लिया, उसने उसको खा लिया, ना वो गांव से बाहर निकला, ना उसको बाहर का पता लगा। तो गांव में मोटरसाइकिलें आई हैं, कारें आई हैं, टेलीविजन आए हैं, ये सब कहां से होगा? तो नहीं, आप एक लफ्ज में कह सकते हैं, एक लफ्ज में कह सकते हैं कि दुनिया आगे बढ़ने के बाद पीछे पलटती नहीं है। जिन सुविधाओं में इंसान ने जीना सीख लिया है वो उन सुविधाओं के साथ जीना चाहेगा। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि विदाउट कोलेटरल लोन देने की बैंकों की, नो डाउट सुनने में बड़ी अच्छी बात लग रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 31 अक्टूबर के बाद होगा। यानी अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5.5 महीने के बाद है। 5.5 महीने तक क्या ये उद्योग खड़े रह जाएंगे? या अगर खड़े रह जाएंगे तो हो सकता है इनको जरूरत भी ना पड़े। नहीं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो बजट अगला सेशन का जो बजट आने वाला है, ये उस बजट की 20 लाख करोड़ की घोषणा है, ये भी आप मान सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप अगर अक्टूबर में इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, नवंबर में इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो आप जो है अगले बजट से 1-2 महीना पहले रह जाते हैं और आप ऐलान उसका आज करते हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी लोगों को खुश करने के लिए ऐसे में मोरल हाई करने की भी जरूरत होती है, शायद उसलिए ये सब बातें की जा रही हो। ये जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग को अगर आप प्रोत्साहन जो है अक्टूबर में नवंबर में देंगे तो अभी से उसका कोई मतलब नहीं होता। एक चीज में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने तरीके से समझाऊं कि क्या चल रहा है। जी जी, बताएं। देखिए, ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये घोषणाएं सिर्फ भारत में नहीं हुई हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चर्चा है। इंटरनेशनल बाजार में जो अमेरिका और चाइना के बीच में एक वार चल रही है, उस वार में बहुत सारी चीजों को लेकर ये आवाहन किया जा रहा है दुनिया से, और ये इसके पीछे की कॉन्स्पिरेंसी चल रही है कि दुनिया अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बजाय अपने अपने देश में अपने अपने प्रोडक्ट पर निर्भर करे। तो उसको दुनिया भर में, ऐसे यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका तक में, ये सब कुछ आम बात हो चली है कि वो अपने उद्योग बढ़ाएंगे, अपनी इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, अपने ऊपर निर्भर होंगे, ना कि अपना ही वो बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बाइंग कैपेसिटी के साथ में अपनी डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत को मैनेज करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन को कट करके, वो WTO जैसी चीज संस्थाओं को खत्म करके आगे जो दुनिया का रास्ता दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप अपने अपने देश में अपनी अपनी निर्भरता बढ़ाइए। और इसके अलावा ये जो कंट्रोल्ड सिस्टम होगा या बैंकिंग सिस्टम होगा, जो पैसा आप दिखाई दे रहे हैं कि आपको 20 लाख करोड़ चाहिए, तमाम अरब जैसे देशों को भी फाइनेंस चाहिए, अब जो दुनिया को फाइनेंस करते आए थे, यूरोप अमेरिका को भी फाइनेंस चाहिए, यानी ये तमाम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अगर फाइनेंस चाहिए तो ये फाइनेंस देगा कौन? अमेरिका को खुद को फाइनेंस की जरूरत आ पड़ी है।
चीन का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं और जो उसका पैसा है उसे मारने की बात जो है उल्टे अमेरिका कर रहा है, तो चाइना तो फिर वो फाइनेंस चाइना से तो लेंगे नहीं लोग, क्योंकि चाइना के बायकाट के लिए ही ये तमाम जो है ग्राउंड तैयार किया गया है। तमाम कोविड-19 को लेकर और तमाम चीजों को लेकर चाइना की घेराबंदी हो रही है। तो ऐसे में ये जो पैसा है जो दिया जाएगा वो डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा, डॉलर में दिया जाएगा, यूरो में दिया जाएगा, कैसे आगे आने वाला है ये एक अलग बात हो सकती है। ये भारत में सबसे पहला जो ऐलान होता है, इस ऐलान में हालांकि देखिए तकरीबन ये बैठता है 266 बिलियन डॉलर। 266 बिलियन डॉलर अगर आपके पास है नहीं तो आप इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो कहीं से तो आपने भरोसा लिया होगा। और अगर भरोसा लिया गया है तो वो कौन सी संस्था से लिया गया है, क्या आपको कौन सी संस्था इसको फाइनेंस कर रही है? जो संस्था आपको फाइनेंस कर रही है उस संस्था को कौन फाइनेंस कर रहा है? क्योंकि अब तमाम दुनिया का जो फंड होता था उस फंड की तो लगभग जो है वाट लग चुकी है। वो फंड जो है मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने से दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बंद है। तो कोई तो इसके पीछे है, कोई क्रोनोलॉजी तो इसके पीछे है जो सब पूरी दुनिया को फंड करना चाहता है, पूरी दुनिया को एक रस्सी में बांधना चाहता है और अपने हिसाब से चलाना चाहता है। इस नजरिए से मैं क्यों ना देखूं, ये बताइए बाबा साहब। नहीं, आप जिस स्तर की बात कर रहे हैं इस लेवल को समझने के लिए, इस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे किसी बंदर के दिमाग में आ जाएगी, या मेरे जैसे और जो मीडिया वाले मेरे साथ खड़े हैं आगे पीछे, ये लोग कुछ समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं। हालांकि आप हकीकत बयान कर रहे हैं और सीधा सीधा नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक चाइना की तरफ जा रही है, वो चाइना है, रशिया है या उनका जो भी कोलिशन है, और दूसरी उस तरफ जा रही है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसे रोथशाइल्ड परिवार कहते हैं। अगर देखिए एक मिनट पावा साहब आपने रोथशाइल्ड परिवार का नाम लिया तो मैं नाजरीन को वाजे कर दूं कि देखिए नाजरीन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो वो जर्मनी का परिवार जिसे रोथशाइल्ड कहा जाता है, उस परिवार का जिसकी तमाम दुनिया की बैंकिंग पर कब्जा है, तो तमाम डॉलर से लेके तमाम चीज़ों पर उसी का रिजर्व जो फंड होते हैं, गोल्ड फंड्स होते हैं, बैंक होते हैं, इन सब पर उसी का जो है कब्जा होता है। उसी खानदान से जो है महारानी विक्टोरिया भी ताल्लुक रखती थी। तो बेसिकली जो खानदान, उसको ये माना जाता है, तमाम विश्लेषक और तमाम जो तथ्य हमें पाए जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के और सेकंड वर्ल्ड वॉर के, तो फर्स्ट ये था कि वो दोनों खैमों को, लेफ्ट और राइट दोनों खैमों को एक ही परिवार फंडिंग कर रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ कि वो जो है जर्मनी को भी फंडिंग कर रहे थे और रूस को भी फंडिंग कर रहे थे और मित्र राष्ट्रों को भी जो है फंडिंग कर रहे थे। वो एक ही परिवार जो है वो दुनिया को लड़ा रहा था। उसके बाद दुनिया आज तक 70 साल से उसी के हिसाब से चलती आई है, बल्कि 97 सालों से दुनिया जैसा वो चाहते हैं वैसे चलती है। फाइनेंस की व्यवस्था जैसे कराई जाती है वैसे होती है। बहरहाल इस कॉन्स्पिरेंसी को भी आप जो है एक थ्योरी मान के या मेरा एक वहम मान के इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो मैं अभी मेरा जो सवाल है वो ये है कि अभी दुनिया में तमाम दुनिया के जितने भी नेशन हैं उन सबको बड़े कर्ज की जरूरत है, और वो सब कर्जा लेंगे किससे? अगर ये तमाम देश, जो IMF का फंड होता है या तमाम फंड होते हैं, उनको तो तमाम देशों से ही इकट्ठा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कोई देश बचा नहीं है जो दूसरों को फंडिंग कर सके, यानी उन सबको अपने अपने लिए फंडिंग की जरूरत है, जिसमें लगभग 3 बिलियन ट्रिलियंस में जो है लगभग 3 ट्रिलियंस का आकलन किया गया है अमेरिका की इकोनॉमी को चाहिए। तो उसमें बड़े कर्ज की उसको भी जरूरत पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन को भी जरूरत पड़ेगी। अब ये तमाम जो फंड है, ये कोई तो है ऐसा जो तमाम जो डॉलर पर कब्जा रखता था, गोल्ड बैंक पर कब्जा रखता था, नई करेंसी आने वाली का जो है वो इजाद करना चाहता था। ये तमाम गेम के पीछे किसी एक के पास तो इतना फंड है जो तमाम दुनिया को देगा। वो भले ही IMF के जरिए देगा या फिर वो जो है किसी और संस्था के जरिए देगा या डिजिटल गेम आएगा, तो कोई तो है जो ये अर्थव्यवस्थाओं को पहले जीरो किया गया, अर्थव्यवस्थाओं को खत्म किया गया। अब अर्थव्यवस्थाओं को खत्म करने के बाद इनको जिंदा करने के लिए, अपने इनके गले में पट्टा डालने के लिए तमाम दुनिया के कोई तो इनके पीछे है जो अपना कर्ज देगा, जो कर्ज देगा। ये पावा साहब आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, जहां आप कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय मीडिया और अंतरराष्ट्रीय जो विश्लेषक हैं उनका यही कहना है कि जब जो लोग, जितने देशों के सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फेडरल बैंक है, उन सबको
एक जगह मिलाकर पूरी दुनिया का एक ही सेंट्रल बैंक बनाया जाएगा। और भविष्य शायद उस देश का ज्यादा अच्छा होगा जिसके पास सोना होगा या जिसके पास सोने की क्वांटिटी होगी। और अगर ऐसी बात है तो निसंदेह भारत से ज्यादा सोना तो किसी के पास भी नहीं है। वो नहीं, बात ये अलग तो आपने है वहम कि पाल हमने लिया अपना साहब। सोना। नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा सोने का इंपोर्टर है। यहाँ पर सोना पैदा नहीं होता है, यहाँ सोने की खदानें नहीं है। ये आप जान लीजिएगा, एक कड़वा सच, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हम लोग बाहर से सोना मंगाते हैं चूंकि जी इकट्ठा करते रहते हैं हम। हाँ, नहीं, इकट्ठा करते रहते हैं तो भी कितना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होता है, आपकी ट्रेजरी में कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको याद होगा कि मैं पिछले 1 साल से लगातार बताते आया हूं कि जो तुर्की है उसने अपने बहुत बड़े गोल्ड जो भंडार है उसको भर लिया है। चाइना ने 80% से ज्यादा जो है अपने गोल्ड को इंक्रीज किया है। रशिया ने 70% से ज्यादा अपने गोल्ड भंडार को इंक्रीज किया है। ऐसे दौर में जो है मेरे पास कुछ खबर है, जो ब्रिटेन ने भी अमेरिकन बैंकों से अपने गोल्ड को हेलीकॉप्टरों और दूसरे संसाधनों द्वारा जो है बैंकों से निकाल कर अपने पास रिजर्व करने की कोशिश की है। तो ये जो एक गोल्ड को लेके भी अफरा तफरी मची है, उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की बात की जा रही है कि ये रिजर्व, यानी कि इसकी बात ये होगी कि अगर आप एक देश से दूसरे देश पर अगर कोई काम करते हैं तो एक कोई बैंक होना चाहिए जो गारंटी ले कि आपकी करेंसी या उनकी करेंसी को मुद्रास्फीति यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए तुलनात्मक जो है वो उसका तुलना करे और एक से दूसरे देश को उस करेंसी को ट्रांसफर कर सके। ये लंबा विषय है, आम जनता की शायद इसमें कुछ ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है, मगर यहां पर गोल्ड बॉन्ड बेस करेंसी अपनी जो डिजिटल है वो युआन के तौर पे चाइना ने लॉन्च कर दी है। रशिया पहले से बिटकॉइन के नाम पे गेम खेल रहा है। ये आपके मुताबिक लिब्रा नाम की जो भी इजरायली कंपनी जो लॉन्च करने वाली है डिजिटल करेंसी, वो एक गेम है। इसके अलावा ये सब बातें तो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले तो हम एक बात करते आए थे कि हमने जो है चाइना की घेराबंदी प्लान ए के तहत चला। चाइना की घेराबंदी, उसके उद्योग को रोकना, उसको ठप करना, ताकि दुनिया के तमाम बाजारों को दोबारा से यूरोप और अमेरिका को जिंदा किया जा सके। मगर उनके सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है कि जो एक कमोडिटी यानी कुछ मेटल होते हैं, 17 किस्म के मेटल जो चाइना उनको रॉ मटेरियल के तौर पर आपूर्ति करता है, वो सारे वो मेटल हैं जिससे आप कंप्यूटर चिप बनाते हैं, जिससे आप जो है हथियार बनाते हैं, जो आपके जहाजों में इस्तेमाल होते हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए अभी दुनिया में उसके दोहन का एक अपने यहां कानून अमेरिका आज ला चुका है। उस कानून के तहत वो दुनिया में इस तरह का जो खनिज है, जो 17 रेयर ऑफ द रेयर जो मेटल पाए जाते हैं चाइना के पास, यानी अपनी कंपनियों की निर्भरता चाइना पे खत्म करने के लिए दुनिया में से दोहन के लिए वो ऐसा कानून जो है माइनिंग का बना चुका है। हाँ पावर साहब, जैसे कि हमने अभी तमाम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी की बात की, थ्योरी की बात की, चीजों की बात की, तमाम वन वर्ल्ड की बात की, तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया जो है वो लगभग जो है वो करेंसियों के हेर फेर और तमाम जो अपने अपने सरहदों के अंदर अपने डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है, किसी एक नेशन का मामला नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और हम दुनिया से बाहर नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हम पहले अपना घर हमें देखना चाहिए और हमें ये डिसीजन सही लेना चाहिए कि हम किस दिशा में अपने देश को ले जाएं तो हमारे जनता के लिए और हमारे लिए बेहतर होगा। सिर्फ अपनी सनक या अपनी किसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो ये लम्हों की गलती, सदियों तक इसकी सजा पाई जाएगी। मैं इसको ये मैं पावा साहब इसको ये समझता हूं कि अब जो मैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय हलचल देख रहा हूं उसमें ये है कि किसी ना किसी तरीके से क्लेम करके आज भी ट्रंप की तरफ से बयान जारी होते हैं, पूरी तरह से उनको कोरोना को लेकर जिस तरह से चीन को घेरा जा रहा है, चीन की घेराबंदी कर ली गई है और सरहदों के आसपास जिस तरह का मूवमेंट है, फौजी मूवमेंट है, बेड़े मूवमेंट कर रहे हैं, ये दुनिया क्या युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर जो है ये प्रेपरेशन है उससे पहले का कि दुनिया शायद किसी युद्ध की तरफ बढ़ रही हो और इसलिए आत्मनिर्भरता की बात की जाने लगी हो कि हमें अपनी सरहदों के अंदर आत्मनिर्भर होना चाहिए और हमें किसी दूसरे पर अभी इन्हसार
इंतजार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि अभी आने वाली दुनिया में खेमेबंदी कौन किस तरफ जाएगा, कौन किस तरफ होगा, किसके जो इंटरेस्ट हैं वो किस देश किस खेमे की तरफ जाएंगे। अलबत्ता मैं मुस्लिम जगत को देख रहा हूं कि ट्रंप की तरफ से सऊदी अरब को लेकर भी जिस तरह की घेराबंदी कर दी गई है, अब देखना यह होगा कि वो दबाव में सऊदी अरब आता है कि नहीं आता है, या फिर इस दबाव को झटकने के लिए सऊदी अरब खुद रूस के पाले में चला जाता है। ईरान को लेकर आज रूस की तरफ से बयान जारी होता है कि अगर हथियारों की पाबंदी को लेकर अगर आगे बढ़ाई गई अमेरिका द्वारा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक हलचल दिखाई देती है। हमारी सरहदों पर चीन जो है वो अपनी सरहदों के अंदर ही भले हेलीकॉप्टर उड़ाता है, हम भी अपने सुखोई 30 उड़ाते हैं। आपसी जो है थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि वो तमाम दुनिया के लिए जो कानून बनाता है कि हमने 17 रेयर ऑफ द रेयर मेटल जो जिसकी जरूरत पड़ती है तमाम बड़ी कंपनियों को जो हथियार बनाती हैं, दवाई बनाती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, जिस पर पूरी दुनिया चल रही है। अगर ये सब कुछ जो है वो चाइना का मुतबादिल तलाश किया जा रहा है तो साफ बात है कि चाइना को दुनिया से कटना है। और दुनिया से अगर चाइना से कटना है तो किसके साथ जुड़ना है? जो खुद अमेरिका अपनी सरहदों में अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अपने अंदर जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का ऐलान है कि वो अपने अंदर सिमट जाएंगे। ऐसे में रूस और चाइना मिलकर जरूर वन बेल्ट वन रोड, शंघाई सहयोग संगठन, मुस्लिम जगत, इन तमाम चीजों में अपना पेनिट्रेशन कर रहे हैं। यूरोपियन और अमेरिकन जगत अपनी सरहदों में सिमट रहे हैं। तो बहरहाल ये जो एक करेंसी का गेम जरूर है कि वो पूरी दुनिया को एक पट्टे में बांध लिया जाए। इसके अलावा तो बाकी चीजें अपने देश के अंदर चल रही है और एक खेमा जो पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं हम उस कड़ी के आसपास तो कहीं इस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं। देखिए ना, सबसे पहली बात तो है कि मैं पर्सनली चाहता ही नहीं हूं कि कभी भी कहीं भी युद्ध हो, क्योंकि मरने वाला कोई भी हो किसी ना किसी माँ का बेटा होता है। लेकिन जहां तक युद्ध की बात है तो आप मान सकते हैं कि ये भी तो युद्ध ही चल रहा है, इसको ट्रेड वार कह के चला रहे हैं। और आप जो सुखोई और हेलीकॉप्टर की बात आपने बताई वो 5 मई की घटना थी, लेकिन कितने दिन बाद हमारे सामने आई है। तो हो सकता है ऐसी कुछ और घटनाएं हो रही हो जो हमारे सामने ना आ रही हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत चीन सीमा के साथ साथ उसने 5G के टावर लगा दिए हैं चाइना ने। तो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी आने वाले टाइम में। हो सकता है उसके कोई ड्रोन ऐसे हो, उसके रोबोट ऐसे हो, या उसकी सेना कोई एक आधुनिक तरीके से हो। उसके अलावा दूसरी और एक खबर आई है कि वहां पर हेपेटाइटिस ई का वायरस पकड़ा गया है जो चूहों के थ्रू आया है। एक और नई बीमारी वो सामने लेकर आया हुआ है। नहीं, ये भी हो सकता है कि मई जून को लेकर, जिस तरह से जून जुलाई को लेकर इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहा है कि आने वाले दिनों में और भी वबा फैल सकती है, कहीं और राष्ट्र भी इस बात को कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जून जुलाई में कोई एक अलग से जो है कोई और कोरोना के अलावा भी किसी जैविक हथियार का इस्तेमाल किया जाए, मतलब बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल दुनिया को इसी तरह बैकआउट करने के लिए, ताकि लोगों के जो देश व्यापार में आगे बढ़ गए हैं उनके व्यापार को समेटा जाए, नए तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, नए तरीके से अपने लोगों को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ जो है ये सवाल उठता है, दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की अंदर में नजर डालते हैं तो नफरतों का बाजार पूरा गर्म है। हम वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात जरूर कर रहे हैं, यानी हम वाइब्रेंट डेमोग्राफी में क्या हम जिस तरीके से सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं उसी को जो है कह रहे हैं, या फिर जो टूट चुका है उसे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि दुनिया जितना आसान समझ रही है सवाल उतने आसान नहीं है, शायद उससे कहीं बढ़कर है। देखिए सर, 3 चीजें हैं। एक तो अभी द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने बताया है कि 90% जब तक इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये सब नहीं खुलेगा। अच्छा, दूसरी बात, उसके साथ साथ विश्व पूरा ये मानता है कि इस दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जिनकी 90% इकोनॉमी खत्म नहीं हो सकती, जिसमें एक चाइना है, एक भारत है और एक पाकिस्तान है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है। अब ठीक है, हमारे धंधे बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, कारखाने बंद कर देंगे, लेकिन हमारे किसान का खेत तो जब तक बंद नहीं होता तब तक हमारी इकोनॉमी भी बंद नहीं होती।
तो आपको ये भी पता होगा, देखिए आपको ये भी पता होगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों में जिस तरह इन्होंने पहले अपनी कॉलोनी बनाई थी, उसके बाद डाटा एंट्री का काम कर रहे थे, उद्योग लगाकर जरूर इन्होंने अपने यहाँ से शुरुआत की थी, फिर दुनिया में अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपने उद्योग लगाए, चाहे चाइना हो, जापान हो, ताइवान हो, जो दुनिया भर के और अफ्रीकन कंट्रीज हो, इन जगह पर भारत हो, इन सब जगह पर अपने उद्योग लगाए, अपने उद्योग को सिर्फ डाटा एंट्री के जरिए अपनी जिंदगी को लेविस बनाया। कृषि वहां भी बहुत होती है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों के पास भारी जमीनें हैं, भारत से कहीं ज्यादा जमीनें उनके पास खेती के लिए मौजूद है। तो ये बात आके वो सिर्फ किसान खेती में आप जो है अपनी इकोनॉमी को चला लेंगे, तो ये इतना मुमकिन है ऐसा नहीं है। अलबत्ता वो दिन हमें याद है जो 70 के दशक से पहले के हुआ करते थे कि वो किस तरह हिंदुस्तानी जीता था, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बात अलग है कि जो आप मशीनरी के साथ जीना सीख गए हैं, इस मशीनरी को जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो आपकी असंतुलित इस शब्द को समझिएगा, आपके यहाँ जो फार्मिंग हो रही है वो असंतुलित है। इसमें से कुछ चीजें सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए उगाई जाती हैं, कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं। यानी हमने कोई प्लान अपने किसानों के लिए अभी तक आज तक नहीं दिया है कि कितनी हमारी डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पर हम किसान को एजुकेट करते, उनकी हेक्टेयर्स वाइज जमीनों को जो बंधित करते कि कितना क्या उगाना चाहिए, ताकि डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत पर भारत अपनी कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। यहां अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जीरो काम हुआ है, कोई सिर्फ झूठी बातें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद यहां की लीडरशिप का जो स्तर है वो उस लेवल का नहीं है कि कुछ प्लान कर सके। अलबत्ता मुझे ये नजर आता है कि ये किसी ना किसी के प्लान पर चलते हैं, अपनी सोच वोच और बुद्धि की बिल्कुल नजर नहीं आती। तो आप भी अगर उसको कह दें पढ़ लिख के कि आप कृषि बेस्ड इकोनॉमी है आपकी, चल जाएगी। आज गांव में फ्रिज है, गांव में एसी है, गांव में गाड़ियां हैं, गांव में 80% भारत रहता है। अलबत्ता ये जो है वो शहरों से जो आप आज विदेशी चीजें लेके आते हो वो सब गांव के आखिरी घर तक पहुंचती है। ये आसान नहीं है कि आप सिर्फ गन्ना चूस के जिंदगी गुजार देंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात याद कराई एग्रीकल्चर की। उसके साथ मुझे कल प्रधानमंत्री जी का भाषण भी याद आ गया, जिसमें उन्होंने 4 एल दिखाए हैं और 1 एल उन्होंने कृषि का लैंड का दिखाया है। तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार ऐसा सोच रही हो कि किसानों से जमीन लेकर और ये बड़ी कंपनियों को दे दिया जाए, और जो आज किसान अपनी जमीन का मालिक है, अपनी मर्जी से वो गेहूं उगाता है या आलू उगाता है, उसके ऊपर एक बंदिश और वो मजदूर बन के रह जाए। देखिए बिल्कुल आपको देखिए इसी बात के आपकी समर्थन करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ हिंदुस्तान में 5 अपने जो है या 4 बताए हैं, मगर चाइना ने इसको 6 बताया है। और 6 में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो फूड सिक्योरिटी को और फूड आपूर्ति को गारंटी यकीनी बनाने पर जोर देगा। उसने इस गोल का भी ऐलान किया है। भारत में इस तरह का ऐलान नहीं किया गया है, कृषि का नाम लिया गया है, मगर इसमें भी चेन डेवलप करने की बात की है जिसमें बिचौलिए आते हैं। यानी भारत में अभी भी प्रधानमंत्री जी बिचौलियों की बात कर रहे हैं, किसानों के उत्थान की बात वो एक वहम है, झूठी बातें हैं। यानी कि जो लोग दूसरे कारोबार कर रहे थे या दूसरे विदेशी प्रोडक्ट की दलाली कर रहे थे, वो अब किसानों के बीच के दलाल बनेंगे। यानी कुछ लोग पूरी तरह से अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग पूरी तरह से गरीब हो जाएंगे। मैं इसी विजन को बिल्कुल नकारता हूं। नहीं, अभी आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, ये इससे बड़ा धोखा आदमी के साथ नहीं हो सकता। आप फूड सिक्योरिटी कानून को क्या समझते हैं? फूड सिक्योरिटी कानून आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपको घर में खाना जाएगा, वो इस बात की गारंटी देता है कि आपके घर में जो खाना जाएगा उसकी एक क्वालिटी मेंटेन होगी। अगर आप गोलगप्पे खाएंगे तो हर गोलगप्पे का एक प्रॉपर साइज होगा, जो मेरे गांव का हलवाई नहीं बना सकता। बिल्कुल बाबा साहब, आपकी एक बात बता दूं कि ये सपने जो है उन देशों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं कि जिन देशों की आबादी जो है वो 6 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ है। वो देश 100% अपनी जनसंख्या की गारंटी लेते हैं, 100% अपने बच्चों की गारंटी लेते हैं, बुढ़ापे के बाद रिटायरमेंट की गारंटी लेते हैं। आज लॉकडाउन में एक घर भी फांके से पूरे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में नहीं गया है। एक भी इंसान पैदल चलकर सड़क के ऊपर नहीं मरा है। किसी गरीब के मासूम बच्चे के पैरों में छाले नहीं पड़े हैं।
वो धूप में बिल बिलाते हुए अपनी मां की उंगली पकड़कर तड़प तड़प कर सड़कों पर नहीं चला है। ये सपने उन लोगों को दिखाने चाहिए कि तमाम यूरोपियन यूनियन की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आज मेरे देश के गरीब जो आदिवासी हैं, जो गांव में रहते हैं, जो जिनका रोजगार हमने बंद कर दिया कुछ लोगों की ख्वाहिशों के लिए, वो उनकी जो जिंदगी हमने छीन कर उनको पैदल सड़कों पर भटक छोड़ दिया, उनकी आबादी जो है 12-14 लाख करोड़ होती है। ये तमाम यूरोपियन कंट्री जितने लोगों को वो जिंदा रखने के लिए तमाम दुनिया के ऊपर कॉन्स्पिरेंसी चलते हैं, इतने तो तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार है इस देश में। या क्या ये समझूं कि क्या भारत सिर्फ चंद लोगों का रह गया है, अमीरों का, और अब गरीब भारत की बात सोची नहीं जाएगी, गरीब भारत को दास बनाया जाएगा और गरीब भारत को कभी ऊपर आने नहीं दिया जाएगा? क्या इसकी तैयारी हो चुकी है? ये गुलामी तो है। आप 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, गुलामी तो है। आपको जब मर्जी नौकरी से निकाल देंगे, गुलामी तो है। आपको जब मर्जी नौकरी पे रख लेंगे, गुलामी तो है। और इसके अलावा क्या गुलामी हो जाती है? आज आदमी अपने परिवार से रोजी रोटी कमाने के लिए फंसा हुआ है, उसको पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान से एक कुत्ते का पिल्ला लेके आ रहे हैं, उसके लिए ट्वीट हो रहा है कि वी वेलकम टू द यंगेस्ट पैसेंजर। तो इसका मतलब यह हुआ कि चुनिंदा लोगों का भारत रह गया है, चंद लोगों का भारत रह गया है और होने जा रहा है। पावा साहब, आज इस प्रोग्राम को आपको मैं यही जो है आपसे इजाजत लेता हूं। नाजरीन, मैं यहां आपको एक बात वाजे करता हूं, मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा पैकेज ऐलान किया, मगर मैं इसको जमीन पर बहुत अच्छे से उतरते हुए नहीं देख रहा हूं। अलबत्ता यहाँ पर जो हमें हिंदुस्तान में ज़रूरत है, इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण भारत को हम किस तरह से आगे जो है लेके जाएंगे, और लघु और कुटीर उद्योग को डेवलप करने के लिए हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या इंतजाम किया है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। जिन लोगों के रोजगार हमने छीन कर उनके घरों में पैदल जाने के लिए भेज दिया है, उनको किस तरीके से हम रिहेबिटेट कर पाएंगे, क्या हम उनको रोजगार दे पाएंगे? हम अलबत्ता उनको 8 घंटे के बजाय 12 घंटे उनसे काम लेने की जो प्रावधान है वो जरूर कर चुके हैं। क्या सचमुच हिंदुस्तान की आवाम बहुत समझदार है या बिल्कुल नहीं? ये समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ मीठी मीठी बातों से आपका पेट भर जाएगा? अगर प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को, इस देश के गरीब को किसी तरह जीने लायक बनाते हैं तो मैं जरूर उनका एहसानमंद रहूंगा। अलबत्ता मैं इस तमाम कैंपेन को सिर्फ चंद अमीरों के भले के लिए देख रहा हूं या चंद सेलेक्टेड लोगों के लिए देख रहा हूं। इसमें जो असल हिंदुस्तान है, जो गरीब पछड़ा हिंदुस्तान है, उसके लिए कोई नौकरी के मैं अलामतें देख रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वरना तो किसानों के लिए चेन बनाने के बजाय 7, 8, 10 गांव के बीच में एक बिल्डिंग तैयार की जाती और हर 20 गांव के बीच में एक मंडी बनाई जाती। उस मंडी के निर्माण में जो है लोगों को, मजदूरों को कारोबार मिलता, काम मिलता, कुछ लोगों को दुकान खोलने का मौका मिलता, कुछ लोगों को अपना माल नजदीकी मंडी में पहुंचाकर लाभ कमाने का मौका मिलता और अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती। तो गांव से अगर अर्थव्यवस्था खोलनी होती तो यहां से जरूर खुल सकती थी। अलबत्ता अगर बिचौलिए पैदा करने को आप विकास कहते हैं तो मैं इसे विकास नहीं मानता, भारतीय विकास नहीं मानता। और अगर आप कुछ चंद बड़ी कंपनियों के राइट ऑफ करेंगे और उनको बड़े पैकेज देंगे, जिनके गिने सारी मशीनें ऑटोमेशन पे हैं, जिन्होंने छटनियां कर दी हैं, और जिसकी हम तनख्वाहें घटाने की परमिशन देने के बाद अगर हमने उनकी बाइंग कैपेसिटी हिंदुस्तानियों की कम करने का प्लान किया है तो हम हिंदुस्तानियों को दास बनाने जा रहे हैं और भारतीय कंपनी विकास करके अपने ऊपर सस्टेंड कर लेगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। ये सिर्फ किताबी नहीं बल्कि सिर्फ जबानी बातें हैं। अगर किताबी भी होते तो मैं समर्थन करता। ये सिर्फ ऐसी बातें लगती हैं, किसी ने कान में कह दिया, हमने मान लिया और आगे हम बढ़ने के लिए तैयार हैं, वो भी इस दिशा में जहां हमारे पास कोई विजन है ही नहीं। और हिंदुस्तान के 90% लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े विजन के साथ चल रहे हैं। तो प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम करने तक मेरी जिंदगी की दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज।